Good afternoon. ठीक है, this is my session, mainly the infection prevention control and the program. Okay, यही प्रोग्राम के बारे में जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही प्रोग्राम है मेनली. चेंज, स्लाइड चेंज करो. Okay, so this is the mainly outline for this program, infection prevention control. This is mainly the different type of objective involved into this session. बहुत सारे objective हैं, है ना? कैसे इसको अपन फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे. तो this is the whole outline for this program. Second thing is already told the HICC, the Hospital Infection Control Committee, with the make for this program in your hospital whenever they apply for this infection prevention control. Third thing, what is the role? हर किसी का अपना अपना रोल है, हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको बकायदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रोल पता होना चाहिए और उसको क्या करना है. ठीक है. फोर्थ थिंग, द आईपीसी मैनुअल. ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उसके करने से पहले हमें उसका मैनुअल बनाना पड़ेगा कि हमें कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करनी है या कुछ भी करनी है तो हम उसको 1, 2, 3, 4 स्टेप में कैसे कैसे अप्लाई करेंगे. तो दिस इज द मैनुअल. नेक्स्ट थिंग, अगेन द एंटीमाइक्रोबियल यूज एंड मैनेजमेंट. बिना एंटीमाइक्रोबियल पेशेंट आया आपको एंटीबायोटिक देना है, कौन सी एंटीबायोटिक देना है, नहीं देना है, रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आप दिए पड़े हैं ना. तो दिस इज द प्रॉब्लम. तो हम उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, मैनुअल में आएगा, उसके बाद हमें वो ड्रग्स देना. नेक्स्ट थिंग, एजुकेशन. तो दिस इज द एजुकेशन, है ना. हम अभी क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं. आपको पता सब कुछ है, हाथ कैसे धोना है सबको पता है ना. हैंड सैनिटाइजर कैसे यूज करना पता है, पर कैसे करना है, कितने स्टेप अप्लाई करना है वो एजुकेट कर रहे हैं. तो दिस इज द एजुकेशन प्रोग्राम. ठीक है. उसके साथ में हमें टाइमली इन चीजों को चेंजेस होते हैं तो वी कैन इम्प्लीमेंट अगेन देन ना. अभी तक के जितने चेंजेस हो गए, दिस इज अ गाइडलाइन फॉर 220. ओके, 2020. दिस इज अ 2023. कोई चेंजेस आएंगे हमें उनके साथ में फिर उसको ऐड करना है. नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे. अभी सिर्फ वर्ड याद रखिए कि हमें रिस्क असेस करना है और उसके बाद उसको मैनेज भी करना है. ठीक. लास्ट, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक. हमें उसको प्लान करना है. कोई भी चीज प्लान किया हमने, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है. मींस जनरली हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया. जैसे नर्सेस में 2 इयर्स का कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है ना. जीएनएम का अलग है. हर 6 मंथली एग्जाम होती है. एग्जाम करके हम स्टूडेंट को असेस करते हैं कि वो नेक्स्ट सेशन में जाने लायक है कि नहीं. तो सेम थिंग, हमने जो काम किया है उसको हमें मॉनिटर करके असेस करना है. यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है. देन फीडबैक, ऑडिट एंड फीडबैक. हमें उसका फीडबैक इज मस्ट. क्लियर. तो दिस इज द मेनली आउटलाइन फॉर द ऑल दिस सेशन. Okay. Now, this is the importance of this program. Okay, what is the important thing included into this thing? Mainly the quality standard. ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी अप्लाई कर लेना. जैसे कहा ना, हैंड सैनिटाइजर सबको आता कि हाथ धोना है, पर कैसे अप्लाई करना है, कितने स्टेप अप्लाई करना है, कितने देर तक धोना है. दिस इज द मेनली the well-being, safety, patient, their family and the health worker and the community. ठीक है, 3-4 चीजें हैं. जैसे मैडम ने भी शुरू में यही बताया था स्लाइड में कि हमें किन किन को प्रिवेंट करना है. पेशेंट आ गया आपका, पेशेंट क्या किया आपने, उनकी फैमिली को बचाना है, उनकी फैमिली एज वेल आवर फैमिली. आप लोग के घर में बच्चे होंगे, सब कुछ होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे. पता चला आप यहाँ का इन्फेक्शन घर बैठे दे रहे सबको. ठीक है, तो वो प्रिवेंट करना है.
हेल्थ केयर वर्कर्स कम्युनिटी में वो चीज स्प्रेड ना हो जाए, ठीक है। जैसे कोविड एक को हुआ, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, ऐसे ढेर सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, मैडम ने बताया था, ठीक है। वो सब चीजों को प्रिवेंट करना है। फिर आगे आपका ये सब चीजें वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हवा में कुछ भी चीज नहीं चलेगी। नेशनल गाइडलाइन दी हुई है, उसको अपन को इम्प्लीमेंट करना है ना। एक जगह आपने काफी लोगों ने बैठ के इसकी गाइडलाइन बनाई, ठीक है, उसके हिसाब से अपन को काम करना है। उसमें कुछ अपने जैसे छोटी जगह पे है या कुछ है इससे भी छोटी जगह पे है, तो अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना है, लेकिन बेस वही रखना है। हम बेस को चेंज नहीं कर सकते। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मींस जो डीन है या बाकी जगह सीएमएचओ है, दिस इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, वहां पे सीएमएचओ हो जाएगा, तो वो रहेगा, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर रहेगा, आईसीएन रहेगा। ये सब चीजें सेम उसी के स्टेप में फॉलो करना है, पर आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन एज एक्सेसिबल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन, एस्टेब्लिश द आईपीसी प्रोग्राम एज द हेल्थ केयर फैसिलिटी। एससीएफ इज हेल्थ केयर फैसिलिटी, वर्ड चेंज हो रहे हैं, ओके। द what is the goal and what is the objective of the these IPC, infection prevention control? The goal, minimize the risk of healthcare associate infection. Now previously named, the madam says the nosocomial or hospital acquired infection, now it is a healthcare associate. जितने लोग हेल्थ से रिलेटेड हैं जो केयर कर रहे हैं, मींस हेल्थकेयर एसोसिएट इन्फेक्शन, इनको कम करना है। हेल्थकेयर वर्कर्स, we are the healthcare workers. Then the visitor, पेशेंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग चले आते हैं ना, अपने यहाँ तो बिल्कुल ऐसी भीड़ लगी रहती है वार्ड में कि पूछो मत, है ना। आप लोग बार बार बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, एक जन आए एक ही जन जाए, तो क्या है, विजिटर आते हैं, वो भी इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं। ये करते हैं, एक जन को खांसी हुई घर में, बाकी लोग सब साथ में सफर कर रहे हैं। सेम थिंग इन हॉस्पिटल। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी लिखा हुआ, हेल्थ केयर वर्कर्स एडhere द कंप्रेहेंसिव ऑफ द आईपीसी प्रैक्टिस एंड डिफरेंट लेवल ऑफ केयर्स। नेक्स्ट, प्रोवाइड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दी, एक स्टैंडर्ड होगा इस क्वालिटी की हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे मैडम की इंट्राकैथ वाली बात आई, मैडम एक चीज बताएंगे, आप इंट्राकैथ कैसे लगाते हैं पेशेंट को, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, या आप जो करते हैं फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूं। सर सबसे पहले तो रिसोर्सेस मेन है, आपके पास हमने रिसोर्स है। स्कैल्प वेन से लेके अभी इंट्राकैथ तक पहुंचे हैं। तो सर पहले जो था स्कैल्प वेन लगाते थे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी, और कीमोथेरेपी स्कैल्प वेन से लगाना तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए जंग हो जाती थी। इंट्राकैथ जब आया तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, सबसे मेन चीज। और लगाने का प्रोसीजर में जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, मैंने जैसे मैम को अभी बताया कि स्पिरिट और सैनिटाइजर, तो स्पिरिट जब तक अवेलेबल थी हमने स्पिरिट यूज किया। अब जितना जो जैसा आता है सर हम वैसा ही यूज कर रहे हैं, और क्लीनिंग एज अ साइट क्लीन करके और इंट्राकैथ को डालना है बस हमें, वेन लोकेट करके। फिर पोस्ट प्रोसीजर कुछ नहीं होता है सर हमारे यहाँ। शायद इन्फेक्शन का रीजन ये भी हो जाता है कि जब आउट किया इंट्राकैथ तो उसके बाद हम कोई पोस्ट केयर नहीं दे पाते हैं। एनीबॉडी द प्रोसीजर ऑफ इंट्राकैथ, एनी नर्स, कि आपको पेशेंट आया है तो इंट्राकैथ लगाना है तो कैसे लगाएंगे आप? स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप जो अप्लाई कर रहे हैं सर, उसके लिए तो स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए फर्स्ट, और सबसे पहले हमको उसके लिए ट्रे भी यूज करना है। इंट्राकैथ लगाते टाइम ट्रे में हमको पूरा ये ग्लव्स रखना है, पहले इंट्राकैथ रखना है अपना, और इस जो स्टिकिन रखना है चिपकाने के लिए। तो जो आउटर तो इनर टू आउटर क्लीन करना है, पहले हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है। उसके नीचे अपन लोगों को एक सर वो भी रखना है, क्या बोलते हैं, मतलब एक ड्रैप कवर सीट भी रखना है, उसके ऊपर अपना हैंड रखना है, मतलब पेशेंट का हैंड रखना है। फिर हैंड वॉश करना है, ग्लव्स पहनना है, फिर साइड क्लीन करना है। ड्रैप पहले रखेंगे कि हैंड वॉश पहले करेंगे?
सर हैंड वॉश पहले करेंगे, Okay. फिर ड्रैप रखेंगे, फिर ग्लव्स पहनना है सर, स्टाइल ग्लव्स पहनना है, और इनर टू आउटर क्लीन करना है, और फिर कैनुला लगाना है सर। ओके, दिस इज अ जनरल प्रोसीजर, है ना, जो आप लोग अप्लाई करते हैं। पेशेंट आया, नहीं हम वही बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, क्या लिखा हुआ है उसमें, प्रोवाइड सेफ एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, है ना, तो जहां तक हो सके अपन को क्वालिटी एक मिनट नहीं कर पाते हैं में दो चीजें हैं। नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट करना चाहते हैं, आई एम सिंपली सेइंग अबाउट कि एक तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रोवाइडेड अगर रिसोर्सेज हैं तो कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं, या रिसोर्सेज कम में भी कुछ ऐसी छोटी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम इन चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 1, आपने जब पार्ट प्रिपेयर किया इनर टू आउटर, जो भी आपने बताया कि सेंटर से आप बाहर की तरफ जाएंगे उसको क्लीन करने, एंड देन यू आर नॉट सपोज टू कम बैक, बट आर वी डूइंग इट? लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। पर व्हाट आई हैव सीन विद द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल, इवन कॉटन स्वैब लिया, स्पिरिट या सैनिटाइजर जो भी आप यूज कर रहे हो, एम आई करेक्ट? उसमें क्या रिसोर्स लगा और उसमें क्या नहीं कर पाने का कारण है? डूइंग इट लाइक दिस एंड डूइंग इट लाइक दिस, ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? कर पाने पर या इग्नोरेंस पर? So that is what we are talking about. Every time we cannot put the blame on resources. Most of the times these things can be overcome by our practices, by our willpower, and by very small changes in our behavior and practices. जिस दिन ये practices हमारी आदत में आ जाएंगी, कोविड के पहले था या नहीं था, लेकिन कोविड के बाद शायद सबकी आदत में आ गया होगा कि घर में घुसने के बाद पहले हाथ धोना है, ये अब प्रैक्टिस में आया। आप लोग क्या आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 10, 15, 20 साल प्रैक्टिस वाले लोग हैं सब। इतने एक्सपीरियंस वाले लोग तो हैं यहाँ पर लगभग सभी, 8-10 साल से लेके और 15 से 20 साल तक के एक्सपीरियंस वाले लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो क्या आप आज से 10 साल पीछे जाएं तो वो बिहेवियर में था? कुछ लोगों के बिहेवियर में हो सकता है रहा हो, कुछ लोगों के बिहेवियर में हो सकता है नहीं रहा हो, लेकिन विद दिस कंपल्शन एंड विद दिस अवेयरनेस, नाउ दिस थिंग हैज परकोलेटेड इनटू आवर प्रैक्टिस एंड बिहेवियर। आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो आदत में आ गया है। तो दैट वेज हम लोगों को ये सारे जो सेफ प्रैक्टिसेस हैं, इनको अपने आदत में लाना है। दैट्स व्हाट सर मीन टू से। एसओपी क्या है? पहली चीज हमको उसका अवेयरनेस होना है। अवेयरनेस नहीं है या रिमाइंडर्स की आवश्यकता है तो बहुत आसान तरीका है, एक बार एसओपी लिख लीजिए, आप चिपका लीजिए अपने वर्क प्लेस पे, जो भी आपका नर्सिंग स्टेशन है वहां चिपका लीजिए। हर पेशेंट के बेड साइड पे तो चिपकाना संभव नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो आपका नर्सिंग स्टेशन है वहां आप चिपका सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इवन जो आपके जूनियर मोस्ट लोग आएंगे, जो न्यू ज्वाइनीज आएंगे, उनके लिए भी आसान है उस चीज को रिवाइज करना, फॉलो करना। जितने सीनियर लोग हैं जब भी गलत होता देखें टोक दें, नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज ऑडिट, दिस इज मॉनिटरिंग, दिस इज फीडबैक। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सबको मालूम है कैसे करना है, लेकिन उसको कर नहीं रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं में डिफरेंस है। और कर नहीं पा रहे हैं में एक बहुत मेजर एलिमेंट है हमारा एटीट्यूड एंड हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी हैबिट्स। सो वी हैव टू इनकलकेट ऑल दिस इनटू आवर हैबिट। सो आई होप आई एम क्लियर। ओके, तो ये अपनी इंट्राकैथ पे प्रैक्टिस की बात चली थी, ठीक है। अब एक सिंपल सा जस्ट दिस इज द एग्जांपल, है ना, इंट्राकैथ की बात चल रही थी। वैसे ही आप इंजेक्शन लगाते हैं, ब्लड विड्रॉल करते हैं, तो वी कैन
अप्लाई द एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर. बहुत टाइम पे नहीं भी हो पाता है, बल्कि अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो जितना इन्फेक्शन वाली बात हो रही है, दिस इज अ प्रिवेंट, आप कम कर सकते हैं, है ना. प्रॉपरली, जैसे सपोज एक गांव का पेशेंट आता है आधे ज्यादा तो धूल से रंगा हुआ आता है. आपने उसको, है ना, एक्सीडेंट का किसी एक्सीडेंट आया, ठीक है. एक और चीज इसमें कि अगर हम, जो मैंने अभी बोला कि हम किसी को टोक दें, कोई गलत कर रहा है, तो उसको वी शुड नॉट टेक इट एज अ ब्लेम, इट शुड बी टेकन एज अ हैंड होल्डिंग. ठीक है, अगर हम गलत करने जा रहे थे, हम फिसल रहे थे और किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो दैट इज हैंड होल्डिंग. उस हाथ पकड़ने को आप ये ना समझें कि वही धक्का दे रहे थे. ठीक है, तो एज अ सीनियर, एज अ कलीग, even as a junior, we have to have that hand holding practice, right? काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और काम सीखने में यदि कोई टोकता है तो बुरा नहीं मानना चाहिए. ठीक है, बुरा मान लिए तो आप काम कभी नहीं सीख पाएंगे. पहली चीज, है ना. मेरे से भी गलती होगी, मुझे भी कोई टोकेगा, मैं उससे सीखूंगा, तभी वो काम सही हो सकता है. तो बुरा मानने वाली कभी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपीरियंस ही सिखाता है. बिना एक्सपीरियंस के कुछ चीज नहीं आती है ना. नए लोग, जैसे नए स्टाफ आते हैं, है ना, पढ़ के तुरंत ही आते हैं, आप लोगों के सामने बहुत सारी गलती करते होंगे, आप उनको बार बार टोकते हैं. और आजकल लोगों का टेम्परमेंट बहुत लूज हो गया है. ठीक है, कुछ बोल दिया जाता है और सबसे पहले वो बोलता है, अरे उसने ऐसा बोल दिया, मुझे ये काम नहीं करना है. काम नहीं करना, दिस इज नॉट ऑप्शन. काम तो करना ही पड़ता है ना. तो उस चीज को थोड़ा सा कम करना है. तो वी यूज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. ठीक है, प्रॉपरली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा. अदरवाइज तो इन्फेक्शन ऑलरेडी फैला हुआ है ना. 1 टाइम 2 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इम्प्रूव द आउटकम ऑफ रिड्यूस दिस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, है ना. इसी को हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, प्रॉपरली करेंगे तो हम मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट को कम कर सकते हैं. यदि इस प्रोग्राम को हमें इफेक्टिव करना है, अच्छे से करना है, तो वी कैन मेक द पॉलिसी एंड गाइडलाइंस. ठीक है, तो दिस इज द पॉलिसी एंड गाइडलाइन, है ना. नेशनल गाइडलाइन फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल, दिस इज द 220 गाइडलाइन. ओके, वेल फंक्शन ऑफ दिस HICC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, है ना, प्रॉपरली बनेगी. प्रॉपरली एवरी पर्सन डूइंग द इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल द वर्क, तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से चलेगा, इन्फेक्शन कम होगा. अदरवाइज एक भी लैक हो गया, कहीं पे भी आपने ब्रेक कर दिया, जैसे आपने कहा कि नीचे स्टाफ को कि आप इसको क्लीन कर दीजिए, उसने वहां पे लैग बिहाइंड कर दिया, वो क्लीनिंग नहीं किया, आप आधे घंटे 1 घंटे बाद आए, फिर बोले कि यार ये तो जैसे का वैसे ही रखा हुआ है. दिस इज द नॉट द प्रॉपरली फंक्शन ऑफ द एनीथिंग, ना. प्रॉपरली हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, educate, train, dedicate and motivate the human resources. इसको आप वर्ड itself ही अपने आप में सब कुछ है कि आपको ट्रेनिंग आपकी चली रही है ना. डेडिकेट होना चाहिए, पता चला हमें जो काम करना है, किसी को इंट्राकेथ लगाने कह दिया है, किसी को कुछ उठाने कह दिया है, वो उसने आनाकानी कर दिया कि नहीं करना है, तो अपने आप में डेडिकेशन आना चाहिए. नहीं आएगा तो मजबूरी में काम कराने का मतलब नहीं है. उसके बाद आपका मोटिवेट, वी आर द मोटिवेटर, आपको अभी मोटिवेट कर ही रहे हैं, है ना, किसी भी काम को करने के लिए. नेक्स्ट, बजट, ऑलवेज प्रॉब्लम एवरीवेयर बट नॉट थिंग. ठीक है, बजट आज की डेट में मिल जाता है वर्किंग के लिए, प्रॉपरली IPC के लिए सेपरेट बजट आने लगा है. नेक्स्ट, कंटिन्यूस एंड एडिकेट सप्लाई ऑफ दिस इज PPE. ठीक है, आपके पास काम करने की ललक है, सब कुछ है, लेकिन आपको सप्लाई नहीं मिल रही. आपको सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है, बट वी कैन डू इट द स्मूथली, धीरे धीरे सब चीजें स्मूथ होते चले जाता है. नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी, है ना, एंटी माइक्रोबियल यूज ऑफ पॉलिसी, स्टेवर्डशिप प्रोग्राम. ओके, बिना एंटीबायोटिक पॉलिसी कंपाइल किए हुए, बनाए हुए आप ऑर्गेनिज्म से लड़ नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट, द HAI सर्विलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. हमने जो काम किया है उसका बीच बीच में सर्विलेंस करना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहा है
कि नहीं हो रहा है. दिस इज अ मॉनिटरिंग और सर्विलेंस. नेक्स्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट माइक्रोबायोलॉजी की, है ना. यदि वो स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, फॉल्स ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज अगेन वेरी मच प्रॉब्लम. तो दिस इज गोस स्टैंडर्ड. प्रॉब्लम कहाँ से चालू होती है? माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट कब प्रोड्यूस करेगा? जब उसके पास सैंपल आएंगे. सैंपल कहाँ से आएगा? हॉस्पिटल से. कौन देगा? आप ही लोग हमें देंगे. और प्रॉब्लम कहाँ खड़ी आती है? सैंपल आ रहा है हमारे पास, नो प्रॉब्लम. ठीक है. यदि प्रॉपरली विड्रॉल नहीं किया है, प्रॉपरली लेबल नहीं है, प्रॉपरली हिस्ट्री नहीं है ना, कुछ सैंपल है इनएडुकेट है ना, कुछ सैंपल जैसे सपोज स्पुटम का सैंपल है, ठीक है, स्पुटम बोला गया है बट यू कैन प्रोवाइड द सलाइवा, तो दिस इज नन ऑफ यूज ऑफ ना. तो जब तक प्रॉपरली सैंपल, प्रॉपरली लेबल नहीं आएगा तो माइक्रोबायोलॉजी प्रॉपरली रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता. दिस इज अ मोस्ट ऑफ द टाइम द फॉल्स रिपोर्टिंग. क्या डायग्नोसिस है, वो उससे रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो प्रॉपरली प्रोफॉर्मो में कंप्लीट करके आपको सैंपल देना है. नेक्स्ट, उसका इवैल्यूएशन एंड द मॉनिटरिंग एंड फीडबैक मस्ट. नेक्स्ट थिंग इज environmental protection, implementation through the multimodal approach. Now, this is the hospital infection control committee. शुरू से ये बात हो रही ना. Now, here the integral component for the IPC program. Now, here the responsible established for the maintaining the IPC program is the various function: monitoring, surveillance, reporting, research, and educate. All this is collaborate with in between us. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है HICC की और हॉस्पिटल में. मतलब जितना इन्फेक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो कहाँ से आउटब्रेक हो रहा है ना, उसको फिर कौन सी स्ट्रेटजी बना के उसको प्रिवेंट करना है. दिस इज ऑल रोल फॉर द HICC, दी होल कमिटी. इसमें कौन कौन से मेंबर आएंगे प्रीवियसली बताया है, और डिटेल नेक्स्ट में आएगा. ठीक है. रिक्वायर द लार्ज टर्शियरी केयर हॉस्पिटल एडिशन टू द HICC, एडिशनल फॉर IPC टीम. नाउ द स्ट्रक्चर. जैसे हमारे कॉलेज का स्ट्रक्चर है, अपने कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसे है? फंक्शनिंग स्ट्रक्चर. डीन है ना, डीन ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं. डीन इज द हेड, देन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना. उसके नीचे वो अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है. वैसे ही ये टीम है HICC टीम. ठीक है. दिस इज द ऑल फॉर द टीम वर्क. एक अकेला पर्सन काम नहीं कर सकता, ना मॉनिटर कर सकता है. उसको टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, बिना टीम वर्क के काम नहीं होता है. तो दिस इज द टीम वर्क HICC. नाउ द चेयरपर्सन, प्रीवियसली बताया था चेयरपर्सन, ठीक है. डीन के ऊपर भी कभी होता है, पर वी आर द अंडर द डीन. तो दिस इज द मेनली मेंबर सेक्रेटरी, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर. क्लियर? ओके. आप लोग लैपटॉप में चेंज करिएगा, इसको मैं चेंज कर लूंगा. ठीक है. ओके. द अगेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर, है ना. जैसे ICN है, बहुत सारे मेंबर है ना. डिटेल इन लेटर एंड स्लाइड. देन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, द डीन, सुपरिटेंडेंट एंड द मेडिकल सर्विसेज एंड ऑपरेशन. ठीक है. बजट सैंक्शन करना, उस एडमिशन को जितना जो करना है, दिस इज द डीन और superintendent level. Then represent the relevant medical surgery, microbiology department. This is so many department involved into these HICC. Then very important, ICN, infection control nurse. This is a backbone or backbone. Then the representation of the different type of department or section: OT, CSSD, laundry, housekeeping, pharmacist, store, or biomedical engineer.
है ना. This is all the different type of department into this HICC. Very good. This is the function of these HICC. मतलब ये HICC को क्या क्या फंक्शन करने हैं. Now this is the develop and action plan of the strengthening of this IPC program. The constitution of the infection control team conducted with the use of these national guideline of IPC. हमें भी एक गाइडलाइन फॉलो करनी है. उस गाइडलाइन के तहत आपको सब चीजें बनानी है. देन रिव्यू करना है ना. जो एक्सटेंडेड नेशनल गाइडलाइन है उसको अलग अलग स्टेट अलग अलग हिसाब से कर रहा है. स्टेट के बाद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, फिर हॉस्पिटल है. अगर हम यहाँ की स्ट्रेटजी एक गांव में अप्लाई करेंगे तो वो नहीं हो पाएगी, पर हमें बेसिक लेके उसके हिसाब से अपना काम करना. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेशन द ट्रेनिंग ऑफ ऑल स्टाफ ना. जब तक स्टाफ ट्रेन नहीं होगा, एजुकेट नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल. बिना एंटीमाइक्रोबियल स्टewardship प्रोग्राम ये काम नहीं कर सकता. कौन सा ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कौन सी एंटीबायोटिक उसको सेंसिटिव आ रही है, कौन सा मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म है ना, कौन सा रेयर ऑर्गेनिज्म है. तो दिस इज इनटू द दिस एंटीमाइक्रोबियल स्टeward प्रोग्राम. नेक्स्ट, कंडक्टिंग द सर्वेलेंस, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन सर्वेलेंस मस्ट एनालिसिस करना है. देन द प्रिवेंशन. नाउ नेक्स्ट, द मॉनिटर. जितना भी काम करेंगे उसकी मॉनिटरिंग कंपलसरी है कि हमने जो काम किया है वो सही है कि उसमें हमें और मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि एक बार में चीजें नहीं होती है, उसको मॉडिफाइड टाइमली करना पड़ता है. देन इन्वेस्टिगेशन फॉर आउटब्रेक्स है ना. सपोज हॉस्पिटल का एक वार्ड है ना, सर्जिकल वार्ड ले लिया, कोई भी वार्ड ले लिया. कॉमनली ऑर्गेनिज्म एक सिंगल कोई भी आ रहा है, स्टेफ आ रहा है या ग्राम नेगेटिव कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, बट कंटिन्यूस विद इन द मंथ द वन ऑर्गेनिज्म इज कंटिन्यू आउटब्रेक फॉर द ऑल द पेशेंट. सपोज क्लैप्शियला है, एक पेशेंट 1 नंबर बेड में लेटा हुआ है, एक 4 नंबर में, 5 नंबर में है. जब वो आया था तो उसके पास इन्फेक्शन नहीं था, बट लेटर ऑन 2-3 डेज 4 डेज जो फर्स्ट पेशेंट को इन्फेक्शन था, हमने उसका कल्चर कराया, उसमें क्लैप्शियला आया और सेम थिंग 5वें नंबर के बेड पे आ गया. ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट बेड पे कंटिन्यू आ गया. तो मतलब उस वार्ड में समथिंग आउटब्रेक, मतलब वो कंटिन्यू हर पेशेंट में आ रहा है, तो वहां पे कुछ आउटब्रेक हुआ है. ऐसा तो नहीं है कि हमने प्रॉपरली हैंड हाइजीन यूज ना करके फर्स्ट पेशेंट का इन्फेक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ को दे दिया. ये भी हमें मॉनिटर करना है. तो दिस इज द इन्वेस्टिगेशन द डिफरेंट टाइप ऑफ आउटब्रेक्स. The responsibility. Okay, this is the function and this is the different type of responsibility for HICC. Means mainly the evaluate and audit of the effectiveness of IPC program. जो IPC कर रहे हैं वो properly affected है कि नहीं है, कि सिर्फ हमने पेपर में रख के छोड़ दिया ना, वो implement हुआ है कि नहीं, उसका अपन बार बार audit करेंगे. ठीक है, कौन करेगा? HICC. Then the participate in selection of equipment material, provide the advice for focus on IPC measure. हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सब चीजें हैं वो IPC के मेजर में आ रही कि नहीं, कि हम अपने मन से कुछ भी करते चले आ रहे हैं. ओके, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. द हेल्प कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. देन एस्टेब्लिश ऑफ द लिंक रिलेटेड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है ना. मैडम ने बताया था ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम चल रहे हैं, उससे लिंक है, वो अपन अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जैसे कायाकल्प है, सो मैनी थिंग है, चल रहा है ना. तो वो सब चीजें एक दूसरे से कोलैबोरेट है, एक दूसरे से लिंक रहती हैं. देन मल्टीमोडल अप्रोच है कि नहीं है, कि हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज एक साथ मिलके एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दिस HIC. चेंज the role of responsibility of the different type of HIC member. Yeah. The first is the infection control officers.
दिस इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द HICC टीम. एक ऑफिसर है, उसके नीचे बाकी लोग रहेंगे ताकि नीचे वाले किसको रिपोर्ट करें. ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, दिस इज द आइदर ऑफ द क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आइदर द इन्फेक्शियस डिसीज ऑफिसर, फिजिशियन, और द मेडिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट और अदर फिजिशियन विच हैव द IPC ट्रेनिंग. जिसको IPC ट्रेनिंग है ना, वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है. देन should be member or secretary of the HICC, leads the IPC team and responsible for monitoring of the day-to-day IPC activity. है ना, ये सब चीजें उसके इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज द वर्क. है ना, मेन रोल कोऑर्डिनेट विद द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म और जितनी रिपोर्ट करेगा वो विदाउट माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं कर सकता. Other thing, develop the policies. Okay, policies. आपको नेशनल गाइडलाइन के साथ में अपनी पॉलिसी बनानी है. आपका बेस क्या रहेगा? नेशनल गाइडलाइन. दिस इज फॉर द ऑल ओवर द इंडिया. है ना, जैसे दिल्ली की गाइडलाइन थोड़ी सी डिफर होगी, MP की अलग होगी, है ना, तो MP की गाइडलाइन अलग बनी होगी स्टेट की एज वेल एज द नेशनल गाइडलाइन से मिलती जुलती. है ना, फिर अपन सिंपल अपने यहाँ की गाइडलाइन अपने यहाँ के फ्लोरा के हिसाब से बनाएंगे. सपोज दिल्ली के फ्लोरा में ई कोलाई, क्लैप्सिला, स्टेफ हॉस्पिटल में ज्यादा आ रहा है, तो वो वहां के एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी लेके उसके हिसाब से प्रोग्राम बनाएंगे. अपने यहाँ के हॉस्पिटल में क्या आ रहा है, हम उसके हिसाब से गाइडलाइन बनाएंगे. तो दिस इज द मेजर रोल फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, मेकिंग द डेवलप द पॉलिसी, गाइडलाइन, SOPs फॉर द IPC. Then monitor of analyze for healthcare associate infection into the surveillance train. हर समय एक ही ट्रेन नहीं चलता है ना, मौसम के हिसाब से बीमारियां भी चेंज होती रहती है ना. अभी मौसम चल रहा है तो अभी क्या हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है ना. समर में क्या हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड कम हो जाता है. क्या हो जाता है? डिसेंट्री, लूज मोशन. तो मौसम के हिसाब से चेंजेस आते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से अपन को सब चीजें देखनी पड़ती है कि उस समय के सर्विलेंस में क्या चल रहा है ना. यदि आपके पास कफ एंड कोल्ड का आया तो आप डायरिया का ट्रीटमेंट नहीं करोगे ना, कफ एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट करोगे. दिस इज अ ट्रेन, द इन्वायरमेंटल ट्रेन चेंज होता है. इसका हमने जो भी काम किया है उसका एनालाइज करना जरूरी है. बिना एनालाइज के लिए हमारा कुछ भी काम नहीं है बिल्कुल. तो एनालाइज and disseminated the anti-biogram and the facilitated of the antimicrobial stewardship program. Then the sterilization, disinfection, है ना, अभी डिस्कस किए ही थे आप लोगों से. स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, है ना. मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में बात करते हैं तो निडलिस्टिक इंजरी, दिस इज द मोस्ट कॉमन निडलिस्टिक इंजरी. कितने लोगों को हुई है निडलिस्टिक इंजरी ड्यूरिंग द वर्क? डॉक्टर साहब को हुई है, और 2, 3, 4, मोस्ट कॉमनली सबको हुई होगी, है ना. फिर क्या किया था आपने? कितने बार रिपोर्ट किया है? हाँ, गायनी ओटी में पोस्टेड थी, तो फिर मैंने सर वो पेशेंट का HPS AG और इसका मैंने पेशेंट का सैंपल भेजा, उसका पेशेंट का भी नहीं था. फिर अपना भी टेस्ट करवाया, फिर उसका नेगेटिव आया, फिर मैंने अपना नेगेटिव कर मैंने अपना टाइटर करवाया, फिर 3 महीने बाद फिर से अपना टेस्ट करवाया, उसके बाद फिर कोई मेडिसिन. किसी ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्म किया था? So that is very important. And another thing I would like to emphasize here is कि even if this injury is with a fresh needle, that should also be reported and documented. Why? Why? Can anyone give me the answer? If I'm saying even if this is with a fresh needle, this should be documented. Why? Because that is going to work as an indicator of our safe practices. Right? तो सेफ प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अगर वो फ्रेश नीडल से भी हो रहा है
तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमको अपने प्रैक्टिसेस को रिव्यू करके और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है. वी हैव टू बी मोर कॉशियस. सो यही चीज सबसे पहली स्लाइड में मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंटेशन. अगर कोई एडवर्स इवेंट हो रहा है तो उस एडवर्स इवेंट का डॉक्यूमेंटेशन, उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद में ही वी कैन थिंक अबाउट इट्स करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन. राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, everything will be documented. जैसे मैंने शुरू में कहा था ना आपको, अपन वी आर द डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री. द डिफरेंस मैंने कहा था ना, वहां से वी आर द बॉर्न रिकॉर्डेड ऑल दिस थिंग टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, इवन इन द वन प्रोविनेंस और अदर प्रोविनेंस. आप कहीं पे भी जाएंगे तो रिकॉर्डेड रहेगा कि आप कब बीमार हुए थे, कौन सी ड्रग लिए थे, क्या लिए थे. दिस इज ऑल रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर. ना इंडिया में इम्प्लीमेंट होने सब चीजें हो रही है धीरे धीरे, बट दिस इज ऑलरेडी इन सीडीसी. तो ये सब चीजें होंगी, तो जब तक कोई चीज का रिकॉर्ड नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे. जैसे निडरगिस्टिक इंजरी ने कहा कि वन टाइम ही हुई है, हो सकता है कभी हुई हो और भूल गए हो. शुड बी मेंटेनिंग टू द रिकॉर्ड. ना रिकॉर्ड में मेंटेन करना है. अच्छा, आप लोग निडरगिस्टिक इंजरी हो गई सपोज, आप सिरिंज को कैसे डिस्कार्ड करते हैं? है ना, इंजेक्शन लगाते हैं ना आप लोग वार्ड में, करते हैं. दिस इज अ डे टू डे प्रैक्टिस. पंचर प्रूफ कंटेनर ना, उससे करना है. हाउ मेनी पर्सन हैव अप्लाई फॉर दिस पंचर प्रूफ कंटेनर? कोई भी यूज नहीं करता होगा. गायनी कोटी में होती. ओके, दैट्स गुड. और अच्छा, don't have, you know the use for the puncture proof container? Okay, which color of the puncture proof container? White color. आपने transparent. Okay, तो आपने अपने इसमें कभी हायर ऑफिसर को या फिर रिक्वायरमेंट दी है कि हमारे पास नहीं है? चलिए आ जाएगा. दिस इज नहीं, अगर हमारे पास पंक्चर प्रूफ कंटेनर नहीं है, ठीक बात है ना, रिसोर्स पुअर है, हम आपसे शेयर करवाना चाह रहे हैं भाई कैसे बनाए. उसको फिल करने के बाद हमने उसका यूज बताया कि उसमें 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लेना है और 1/3 के बाद आपको डिस्पोज करना है. एक्चुअली वो डायलिसिस यूनिट में मैम बहुत ज्यादा बल्क में हो जाता है, तो उसका हमने एक रीयूज भी कर लिया. हमने सुपरिटेंडेंट सर से बात तो जहां चाह वहां रहा है ना. As per recent guidelines, hypochlorite should not be used in that puncture proof container, है ना? हाँ, we have to keep it dry. Yeah. So one thing is कि hypochlorite is not to be used in that puncture proof container. Another thing, puncture proof containers जो commercially available है नहीं है हमारे पास, हम खरीद भी नहीं पाएंगे. हम कितना भी अपने डीन और सुपरिटेंडेंट साहब को बोलें, उनके भी हाथ बंधे हैं, उनके पास भी शायद लिमिटेड बजट होगा. तो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास बहुत सारे डिस्टिल वाटर के केन आते हैं, बहुत सारे फिनाइल के केन आते हैं, है ना. दे आर ऑल प्लास्टिक कंटेनर्स, दे आर ऑल पंक्चर प्रूफ. आसानी से उसमें नीडल पंक्चर नहीं होता, तो आप उसमें डालते जाओ, बंद हो गया, ढक्कन लगाओ, एज इट इज आप कचरा वाले को दे दो. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं. जो आपके फिनाइल वाले जो कंटेनर्स आते हैं 5 लीटर वाले, सबके पास आते हैं, वार्ड में सबके पास रहते हैं. खाली का क्या करते हैं, पड़े हैं, फेंक देते हैं. कोई और हमारे जो क्लीनिंग स्टाफ है उठा के ले जाते हैं, रद्दी में बेच देते हैं, है ना. उनको 10 कंटेनर बेच के 10 रुपया 20 रुपया मिल जाता है. एम आई करेक्ट? लेकिन वही 10-20 रुपए में जो चीज यहाँ से जा रही है वो हमको 1000-2000 रुपए के पंक्चर प्रूफ कंटेनर का काम कर सकती है. रिसोर्स पुअर सेटिंग में भी कुछ कुछ जुगाड़, हम जुगाड़ वाले कंट्री में हैं. यही वर्ड मैं यूज करने वाला था, जस्ट जुगाड़. So there are few जुगाड़ and they are equally effective. They look at the beauty. जरूरी नहीं है वो जो फोटोज में बना रहता है आपके इंटरनेशनल गाइडलाइंस वाले कि वो इतना ऐसे साइज शेप का ही कंटेनर हो. Who says कि उसी साइज शेप का होना चाहिए? So best out of waste.
Yeah, we can make it as an institutional policy कि none of those empty cans, none of those empty containers will be disposed like anything. They are very precious to us. We can use them as puncture-proof transparent containers. उससे किस किस की सेफ्टी है? सबकी. Even जो इलाइट वाला ले जा रहा है उसकी भी सेफ्टी है. So this kind of things we can come up. जरूरी नहीं है ये आइडिया मेरी तरफ से आए. हाँ, हम अप्रूवल करा सकते हैं. राइट. इवन नॉट इवन इन मतलब HICC तो एक और अलग लेवल की चीज हो गई. इवन आप अपने अपने लेवल पे कोई भी अगर आइडिया है तो यू कैन शेयर विद ईच अदर. एंड दोज वेरी सिंपल आइडियाज कुड बी ऑफ ग्रेट यूज. राइट. तो ये सब चीजें यूज करना है. मैं बार बार कह रहा हूँ ना, हमें एक स्टैंडर्ड नेशनल गाइडलाइन मिली हुई है, ऐसा अप्लाई करना है. हम उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं कि कंटिन्यू करना है, लेकिन हम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना, जो एक स्टैंडर्ड होगा. है ना, जुगाड़ मैडम ने बिल्कुल सही कहा है, हर जगह चलता है. आप घर में भी बहुत करते होगे, बिल्कुल ही करते होगे ना, ऐसा नहीं है. तो वो यहाँ पे भी कर लेंगे. दिस इज योर होम. जितना आप घर में नहीं रहते उससे ज्यादा तो आप हॉस्पिटल में अपना टाइम बिताते हैं. एवरीबडी, है ना, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक के जो मेन टाइम रहता है वो आप हॉस्पिटल में होता है. दिस इज योर होम, है ना. तो जैसे आप घर में कर रहे हैं तो दिस इज योर होम. यू कैन अप्लाई द ऑल दिस थिंग हियर एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. ऐसा नहीं है कि हम पंचर प्रूफ बोल दिए तो पतले वाले प्लास्टिक में सब कर दिए. ठीक है, पंचर प्रूफ मीन्स पंचर प्रूफ. नेक्स्ट, द इन्वेस्टिगेट द आउटब्रेक, है ना, एडवाइज द कंट्रोल मेजर, आइसोलेशन प्रोसीजर, है ना. कोविड में बहुत आइसोलेशन प्रोसीजर सबने देख लिया क्या होता है आइसोलेशन. ठीक है ना, घर में एक दूसरे को हाथ लगाना बंद कर दिए थे यदि वो कोविड पॉजिटिव हो गया. ठीक है, दिस इज अवर प्रॉब्लम, ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है, जो अपन ने पुराने लोगों को नहीं माना ना कि घर से जैसे आते. मैडम ने, डीन मैडम ने ये कहा था ना, है ना, प्रीवियसली बुजुर्ग लोग यही बोलते थे ना कि यदि आप बाहर गए हो, घर में आए हो, चप्पल बाहर उतारिए, हाथ पैर धोइए, उसके बाद आप घर के अंदर आइए. अगर ये प्रोसीजर अप्लाई होती तो कोविड नहीं फैलता. ठीक है, तो वो चीज पुरानी आ गई है ना. हैंड शेकिंग, है ना, सबने हैंड शेकिंग बंद कर दी, नमस्ते पे उतर आए थे सब लोग. ठीक है, तो ये यही सब चीजें हैं जो टाइम बिंग नेचर आपको सिखाता है. ठीक है, वही बोलते हैं ना कि बाहर के कपड़े बाहर रख दीजिए, उसको घर के अंदर नहीं लाइए. ये सब कोविड ने सब सिखाया है आपको. हैंड वॉशिंग, है ना, सबको पता था हैंड वॉशिंग होती है, सब करते थे, सब ओटी के थे, है ना. स्क्रब वॉशिंग सबको पता था, लेकिन किसी से पूछ लिया जाता कि हाउ मेनी स्टेप यू कैन अप्लाई, तो स्टेप कोई नहीं बताएगा. वो बस ऐसे हाथ धोए और बस हो गया साफ. ओके, तो नेक्स्ट, ऑडिट, है ना. यू कैन ऑडिट ऑल दिस इन इन्फेक्शन कंट्रोल, है ना, प्रोसीजर, एंटीमाइक्रोबियल यूज, देन द कोऑर्डिनेट विद द चेयरमैन, रेगुलर विद द HICC मीटिंग, है ना. आप जो भी काम कर रहे हैं विदाउट मीटिंग वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी. जैसे हमने ये प्रोग्राम किया ना, इस प्रोग्राम से पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया, तो हम लोग ने पहले मीटिंग अरेंज करी, है ना. वैसे ही HICC में जो भी काम करना है और जो काम कर चुके हैं उसका फीडबैक मीटिंग के थ्रू ही मिलेगा. जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, दिस इज अ वन टाइप ऑफ मीटिंग. हम आपको बता रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो दिस इज अ मीटिंग कि भैया ऐसा हो रहा है, ये चीज हो रहा है, तो उसको फिर धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस इज अ मीटिंग पर्पस ऑफ ऑल दिस थिंग. तो मीटिंग इज कंपल्सरी, है ना, इन अ 1 month और 2 month. इनिशियल जब भी स्टार्ट करते हैं तो मीटिंग्स जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है. तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसको रेक्टिफाई के लिए यू कैन डू द मीटिंग, है ना. इनिशियली 1 month, देन इंक्रीज की प्रॉब्लम कम होती गई तो मीटिंग का टाइम बढ़ते चला गया. बट द कंपल्सरी इन 1 meeting इन HICC इन 1 month. अदरवाइज आप 3-4 महीने की प्रॉब्लम इकट्ठे करेंगे तो वो प्रॉब्लम ऑलरेडी रेज्ड रहेगी. तो विद इन द टाइम आप सब चीजें क्लियर कर सकते हैं. Okay, now is the part of your infection control nurse. This is a very important, the big bones, everything into the infection control nurse, because you are the close to the patient as a ward, all this thing. हमें जो भी जानकारी मिलेगी वो वहीं से मिलेगी. तो the role of
फुल टाइम नर्स स्टाफ, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम में हम 1 घंटे में आए, काम किए और निकल लिए, और उस 1 घंटे के बाद चौथे घंटे में क्या हो रहा है पता ही नहीं है। दिस इज अ फुल टाइम डेडिकेटेड स्टाफ फॉर ICN, है ना। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स फुल टाइम होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। विथ ट्रेनिंग, हर चीज की ट्रेनिंग जरूरी है, विदाउट ट्रेनिंग यू कांट डू एनीथिंग, यू कैन ट्रेन द स्टाफ। नेक्स्ट मिनिमम, मैंने प्रीवियसली कहा था आप लोगों को, इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ICN कुछ नहीं कर सकता, है ना, इधर मेल और फीमेल, ओके। तो दिस इज अ डेडिकेशन फॉर द 250 बेड्स फॉर 1 ICN। नाउ द रिड्यूस यदि कम होता है तो 150 भी बहुत है, 250 भी बहुत ज्यादा होता है ना, एक ICN को करने के लिए, है ना। बट दिस इज डेडिकेटेड फॉर स्टैंडर्ड द 250 बेड्स फॉर द 1 ICN। देन द रिसोर्स परमिट द एडवाइसेबल इज द 1/100, नहीं बोला 100, 150, 250 से मोर देन होता है, लेकिन फिर भी अपन कर सकते हैं, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द IPC प्रैक्टिस फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, है ना, उसको भी आगे ट्रेनिंग देना है साथ वाले स्टाफ को, लोअर स्टाफ को कैसे क्या करना है, क्योंकि वो सब आपके सामने रहेगा करने के लिए, तो यू कैन ट्रेन ऑल ऑफ दैम। देन लेज द बिटवीन द, उसको कनेक्ट रहना है किससे, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी रिपोर्ट से, क्लिनिकल डिपार्टमेंट से जो ICN है, देन वार्ड्स, ICU, OTs, सबसे उसको कनेक्ट रहना है ना, लीज मीन्स कनेक्ट, क्लोजली रहना है उससे, है ना। अदरवाइज वो नहीं रहेगा, पता चला कि एक माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट आई ICN के पास में, उसने उसे इग्नोर कर दिया, देखा नहीं, है ना। सो मैनी कल्चर, ऐसा नहीं है कि पेशेंट के कल्चर है, उसके अलावा बहुत सारे कल्चर होते हैं ना। आप लोग OT कल्चर भेजते हैं बार बार, सब लोग भेजते हैं ना OT कल्चर, क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं OT कल्चर? माइक्रोबायोलॉजी में भरे ही रहता है OT कल्चर। ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर रहा है। और सर कुछ भी ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रोथ तो नहीं कर रहा, जैसे सक्शन, जो सक्शन जार होता है उसको भी हमको उसका भी कल्चर भेजना चाहिए सर, क्योंकि उसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ भी ग्रोथ कर रहा है, तो फिर अपन क्लीनिंग के लिए देखेंगे सर, मतलब किससे क्लीनिंग करना है, फिर उसके बाद फिर पोस्ट भेजते हैं। और कुछ इसमें जोड़ना चाहे, घटाना चाहे? वैसे OT कल्चर इज नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज, है ना। फ्यूमिगेशन, OT फ्यूमिगेशन करते हैं ना, फ्यूमिगेट, इट इज रिकमेंडेड नाउअडेज, नॉट रिकमेंडेड ना। तो व्हाट इज दैट प्रोसीजर अप्लाई फॉर द OT? जो रेडिएशंस होते हैं सर, मतलब इन गवर्नमेंट सेक्टर वी आर नॉट इंक्लूडिंग, वी डोंट हैव एक्चुअली सर, जो UV रेज हैं और ये तो उसके थ्रू प्रैक्टिस में है कि मतलब वो पूरा क्लीन वो हो जाएगा उससे, लेकिन हमारे पास तो UV क्लीन, हाँ सर। नो, आप लोग कैसे करते हैं? अच्छा, वी आर यूजिंग फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन करते हैं, किससे करते हैं फ्यूमिगेशन? फॉर्मूला से करते हैं। nowadays is not the this thing apply, आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट द डीप क्लीनिंग, वर्ड इज द डीप क्लीनिंग, हमें उसको डीप क्लीन करना है। OT is the area where the no organism will be present, वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी को ओपन कर रहे हैं कहीं पे भी, तो डीप क्लीनिंग इज मस्ट, है ना। फ्यूमिगेशन नॉट अप्लाई। हाँ, ICU में फिर कैसे करेंगे? देखिए ICU में भी आप जो करते हैं ना, हर जगह आजकल डीप क्लीनिंग अप्लाई हो गया है ना। वर्ड इज द डीप क्लीनिंग, है
है ना। आप फ्यूमिगेशन करके, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि यू कैन ओपन द डोर, ठीक है, हर किसी को आप आने देते हैं। आईसीयू में, आईसीयू की स्ट्रेटजी क्या रहती है आपकी? आईसीयू में किसको अलाउ करना है आपको? जो इंटेंसिव केयर यूनिट है आपको, उसमें किसको अलाउ करना है डोर के अंदर? विजिटर पॉलिसी की बात कर रहे हैं हम। पेशेंट है, पेशेंट एडमिटेड है, जिनने बाहर काम किया होगा, आप शायद बाहर से काम किया ना, है ना, आईसीयू में काम किया, वहां पे किया है। आपके अलावा कितने विजिटर वहां विजिट करते हैं? पॉलिसी होती थी सर, मतलब 1 आवर या 2 आवर की सर, तो बस हाँ, उतनी ओके। देर के और लिए हाउ मेनी आना है। और विजिटर उनको इन गाउन वन नहीं टाइम, पहनना वन सर। पेशेंट? दे डोंट हैव टू टच द पेशेंट, दे हैव टू सर, एक लाइन होता था, बस आपको उस लाइन से ही पेशेंट को मॉनिटर करना, आप उस लाइन को ही क्रॉस नहीं कर सकते। यही है। और बिफोर एंटरिंग यू कैन चेंज द ड्रेस, गाउन, वी आर गिवन Gown. द गाउन्स। यही सब चीजें हैं जो इनमें है, और आपको ये अप्लाई करना है, जो अप्लाई नहीं होता है। इन्फेक्शन बढ़ने का यही कारण है। दूसरी चीज क्या करते हैं ना, सिस्टर नर्स एक पेशेंट को टच किया, पहुंच गए दूसरे तरफ, यही करते ना। इन बिटवीन यू कैन डोंट वॉश योर हैंड और स्क्रब, एक का इन्फेक्शन दूसरे में, बाहर से आ गए, है ना, स्लीपर्स, है ना, स्लीपर्स, वही स्लीपर में हम आईसीयू के अंदर गए और वही स्लीपर में हम आईसीयू से बाहर, यही करते हैं। यही सब इन्फेक्शन का कारण है। तो इसमें आप तो फिर आप उसको फ्यूमिगेट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, इन्फेक्शन कभी नहीं जाने वाला। यू कैन अप्लाई द डीप क्लीनिंग एवरीवेयर। ओके, द नेक्स्ट, द लिंक नर्सेस, है ना। आईसीएन रोल इज द लिंक नर्सेस, आईसीयू की नर्स, वार्ड की नर्स, ओटी नर्स, है ना। इससे लिंक रहना है, उससे कनेक्टेड रहना है। ये कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू द इन्फेक्शन, है ना। सर्विलेंस होगा, आपके हैंड हाइजीन का सर्विलेंस होगा, सब चीजों का सर्विलेंस होता है इसमें, ठीक है। लेटर ऑन सब चीजों में आएगा। नाउ राउंड, है ना, राउंड लेना जरूरी है हर चीज का। आपने ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ना, डेडिकेट नर्स द फुल टाइम आईसीएन, राउंड लेना जरूरी है हर जगह का कि ये चीज प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं तो बोल दिया कि हाँ इसको हैंड वॉश करना है, वो हैंड वॉश हो ही नहीं रहा है, तो कंप्लीटली यू कैन टेक द राउंड एंड राउंड, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जगह पे राउंड लिया तो 2 घंटे बाद फिर राउंड ले लिया, दिस इज टाइम बिंग फॉर द 250 बैट्स, है ना। तो यू कैन प्रॉपरली राउंड फॉर द ओटी एंड अदर आईसीयू एज वेल एज द वार्ड। देन द इन्फेक्टेड केसेस, है ना, इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्टेड केसेस है उनका सर्वेलेंस करना, दिस इज द रोल ऑफ आईसीएन। देन द एजुकेट हेल्थ केयर वर्कर्स मीन्स द लोअर स्टाफ, है ना। आपके साथ में लोअर स्टाफ कौन कौन काम करता है वार्ड में, है ना, जूनियर्स, देन वार्ड बॉयज, हाउसकीपिंग, है ना, फूड सर्विसेज, ये सब आपको ट्रेन करना है उनको कि कैसे प्रैक्टिस अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, आप लोगों ने कहाँ से सीखा, क्योंकि आपके सीनियर से सीखा हुआ, ये नहीं कि मेरा सीनियर ऐसा करता था तो मुझे भी ऐसे ही करना है ना। तो वो यदि गलत करता था, आप भी गलत नहीं करें, ठीक है। प्रॉपरली ट्रेन होने के बाद उस चीज को अप्लाई करें और वो दूसरों को दें कि हमें ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, द मॉनिटर, है ना, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आईपीसी प्रैक्टिस एंड द एसओपीज, जो आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट, मॉनिटर ऑफ कंप्लायंस फॉर द दीज हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट, this is another department and very important in the healthcare facility biomedical waste, word is management, है ना। अलग अलग बकेट होती है कलर वाली, है ना, किस कलर में क्या डालना है। पता चला कि हमें जिसमें निडल डालना है पंचर प्रूफ में, हमने वो दूसरे बैग में डाल दिया, ठीक है। ड्रग्स किस में डालना है, पेपर्स किस में डालना है ना, सॉइल मटेरियल किस में डालना है,
है ना, इधर उधर नहीं करेंगे तो आपको सब उल्टा सीधा हो जाएगा. You can apply the standard procedure for BMW. Then the monitor of compliance, very important, immunization, staff immunization. तो इस immunization वर्ड में क्या चीज इम्यूनाइज होना चाहिए हेल्थ केयर वर्कर्स को? हेपेटाइटिस बी, चिटनेस और H1N1 और now COVID. Okay, this is a basic immunization, है ना. और इसको आप कैसे मॉनिटर करेंगे? हाँ, अच्छा, हाँ, कार्ड के थ्रू मेंटेन करेंगे. इम्यूनाइजेशन कार्ड. कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कंप्लीट डोज लग चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7 8. यस डॉक्टर साहब आपने कहा लगा हुआ है. लास्ट टाइम का टाइटर बताएंगे हेपेटाइटिस बी का कितना है आपका? टाइटर नहीं कराया था. आपने टाइटर नहीं कराया है? एनीबडी? तो आपको कैसे पता चला कि आपके हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है? वैक्सीन लगाने से नहीं काम चलेगा. माय टाइटर इज लास्ट टाइम is about the 4 or 5 months back is the more than 1000. Means not required the again immunization about the this hepatitis B. So you can do the titer. कोविड में यही चल रहा है ना अभी आपको. क्यों आपने फर्स्ट डोज लगाया, सेकेंड डोज और नॉट द प्रिकॉशन डोज? बिकॉज ऑफ ड्यू टू लो ऑफ इम्यूनिटी. ये वैक्सीन है वो प्रॉपरली वर्क कर रही कि नहीं, तो यू कैन डू द टाइटर. वैक्सीन लगाने से नहीं होता. एंटीबॉडी आपके बॉडी में है कि नहीं है, यू कैन डू द टाइटर, है ना. यदि लो टाइटर हो गया है आपका तो यू कैन अगेन वैक्सीनेटेड. जो वैक्सीन कर लिया है तो यू कैन अप्लाई द ऑल द. हाउ मेनी डोज फॉर द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? 3 डोज. व्हाट इज द शेड्यूल? 0 1 012. पेशेंट साइट हो चाहे कुछ भी हो, नॉट दिस इज अ स्टैंडर्ड 016, है ना. तो 016 ये दिस इज द इम्यूनाइजेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है आईसीएन के लिए कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में आए हैं तो यू कैन डू द प्रॉपर वैक्सीनेटेड, है ना. यदि वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और पेशेंट से आप जैसे निडल स्टिक इंजरी हो गई, है ना, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, आपको तो हेपेटाइटिस बी नहीं था, निडल स्टिक इंजरी की वजह से आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, तो मतलब आपने उनका इन्फेक्शन खुद ले लिया ना. तो वैक्सीनेटेड मस्ट. कुछ क्वेश्चन डॉक्टर साहब? दो आती हैं हेपेटाइटिस बी. 016 सबका कैचअप शेड्यूल है, पर डोज बच्चों में रहता है 0.5 ml और एडल्ट का 1 ml. तो वैक्सीन भी अलग आती हैं, 0.5 ml की वाइल और 1 ml की वाइल. तो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को 1 ml लगेगा. हाँ, एडल्ट को 1 ml, 18 साल के बाद 1 ml हो जाता है डोज. तो ये खास ध्यान रखना है अपने यहाँ, क्योंकि बच्चों की आती है तो वो 0.5 ml है ना, और मल्टी वाइल रहती है. तो ये है ध्यान देने के लिए. और टाइटर से ज्यादा अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 साल हो गए तो आप रिपीट करवा लो. 1500 का टाइटर होगा, 250 की 3 डोज लग जाएंगे. दिस इज अगेन इकोनॉमी. ओके, तो वैक्सीन दे शुड गो बैक एंड गेट इट स्टार्टेड, है ना. तो और जिनको नहीं मालूम है तो उनको एक टाइटर करा लेना चाहिए. 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि 3 इंजेक्शन लगवाना एंड बहुत सारे इसमें सीरो कन्वर्जन रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज हैं विच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. तो आप लोग, मेरे ख्याल से इतना तो सबको पता ही है कि लगा है कि नहीं लगा है, और लगा है तो 3 डोज लगा है कि नहीं लगा है. तो अगर 3 डोज लग चुके हैं, इट हैज बीन 10 years, कैन गो फॉर अ बूस्टर डोज, इट्स ओके. नहीं लगा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाइए, 3 डोजेस लगवा लीजिए. 016 बहुत महंगा नहीं है, 250 रुपए में 3 डोज लग जाते हैं. 6 महीने में 250 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं. है ना. और मल्टीवायल डोजेस आते हैं उसके,
तो मल्टी डोज वायल्स आते हैं, तो मल्टी डोज वायल में आप पूल करके भी लगवा सकते हो। एक वायल लिया, 10 लोग इकट्ठे हो गए, आप लोग तो सब एक दूसरे को लगा सकते हो। सो गेट इट डन। मतलब दिस इज समथिंग दैट इज टू बी डन मींस विद 100% कंप्लायंस। ठीक है? हाँ, यस। हेपेटाइटिस वैक्सीन रिलेटेड एक और चीज है, भले आपको 2-3 साल पहले लगा है, बट इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड दैट मीन्स यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, ऐसा एक कंसिडरेशन है। तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन करा के ही वैक्सीनेशन लेना है। आप एक ओपीडी पेपर बनाइए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए और लीजिए। भले आपको 3-4 साल पहले लगा है, बट if it's not documented, so you can repeat the vaccination schedule. Now this is the implementation, like previously कुछ और था, now the time being changes and the implement for the this strategy. You can apply for all this thing everywhere, है ना? आपको अपडेट रहना जरूरी है ना, पुराने नॉलेज को अपडेट करना जरूरी है। दिस इज एवरीवेयर इन all over the world. You can update all this thing. ठीक है? Next, the head of the institute. What is the role and responsibility? The chairperson, the establish and support the multidisciplinary of the HICC and the antimicrobial stasis program. Then, the allocate the appropriate resource. ना रिसोर्स नहीं है आईपीसी में तो आप वर्क नहीं कर सकते, तो यू कैन appropriate resource. Ensure the healthcare associated infection surveillance that are properly implemented. Then the approve and review the policy for the guideline. आपने जो गाइडलाइन बनाई हुई है वो प्रॉपरली हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि हमने अपने वार्ड की पॉलिसी बना ली है और बस हम इसी में काम करेंगे, है ना। तो दिस इज द होल हॉस्पिटल, है ना, उसमें सभी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी में, है ना। रिपोर्ट देगा वो माइक्रोलॉजिस्ट देगा, क्योंकि वी आर द लैबोरेटरी पर्सन, है ना। लैब रिपोर्ट दे सकते हैं, पेशेंट ट्रीट करने का काम क्लिनिशियन, फिजिशियन, सर्जन। पेशेंट डायरेक्ट उनके पास आएंगे, हिस्ट्री उनको देंगे, तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट वहां से देना है, ठीक है। अभी सभी लोग एम्पेरिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एवरीबडी, है ना। उसमें क्या होता है, डॉक्टर ने ट्रीट किया एम्पेरिकल, पहले क्या रहता है 2 या 3 दिन तक एक ड्रग देके ट्राई करता है। वो ऐसा रहता है कि ये सपोज दिस इज इन्फेक्शन बाय द दिस ऑर्गेनिज्म, है ना। कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो वो उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, तो आइदर ग्राम पॉजिटिव आइदर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो उसको लगता है कि दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली यूआरआई, तो वो ग्राम पॉजिटिव रिलेटेड ड्रग प्रोवाइड कर देता है एम्पेरिकल। रिस्पॉन्ड कर गया तो वेल एंड गुड, और रिस्पॉन्ड नहीं किया देन गोइंग टू द, अब एक काम करो तुम कल्चर करा लो, है ना। तब तक के 5 days गॉन, है ना, और 1 to 2 days ऑलरेडी गॉन फॉर द कल्चर रिपोर्ट। तो उसका फर्स्ट डे से लेके 7 to 8 days तक के प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हुआ, है ना। तो ये एम्पेरिकल ट्रीटमेंट के लिए ही ये एंटीबायोटिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करना जरूरी है। देन द सपोर्ट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, ऑलरेडी डीन मैडम अपन को सपोर्ट कर रही है, तो आज अपन ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, अदरवाइज विदा सपोर्ट के हम नहीं कर सकते। और आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। हमने नॉलेज ले लिया, हमने आपको नॉलेज नहीं दिया, क्योंकि आपको वहां हॉस्पिटल में काम करना है, तो फिर वो भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता है। देन द एस्टेब्लिश ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी प्रोग्राम। नाउ द सेफ्टी, सेम थिंग, इम्यूनाइजेशन, use the PPE and the PEP. PPE personal protection equipment, like अभी कोविड में बहुत यूज किया आप लोग ने PPE, है ना। बिना PPE के बोले मैं वार्ड में नहीं जाना, पेशेंट नहीं छूना, चाहे कुछ कर ले, यही है ना। हाँ, देन द PEP। PEP कहाँ यूज करेंगे अपन, नीडल स्टिक इंजरी बहुत कॉमनली यही होता है, ओके, है ना। तो PEP एंड PPE। देन द प्रॉपरली फूड ड्रिंकिंग एंड BMW में फूड ड्रिंकिंग, इसे क्या समझे, लिखा हुआ है वहां पे, इंश्योर सेफ फूड ऑब्लिक ड्रिंकिंग वाटर,
क्या समझे? लिखने से कुछ नहीं होता, वहां बहुत सारी चीज लिखी रहती है। आप लोग क्या समझे ये बताएं। यानी बड़ी कुछ तो बोलो। मैडम पानी पी रही हैं। हाँ, क्या हुआ? लिखा है ना, इंश्योर द सेफ फूड ऑब्लिक ड्रिंकिंग वाटर। वाटर क्या है? हाँ, यस। पेशेंट के जो कैंटीन सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां आप लोग अपना लंच लेंगे, वाटर पियेंगे, वाटर कूलर्स जो लगे होते हैं, पेशेंट को जो खाना देना है, बहुत बार इन हाउस ही फैसिलिटी होता है पेशेंट का डाइट प्लान के अकॉर्डिंग। तो वो सब इसमें इंश्योर करना है कि दैट फूड शुड बी प्रॉपरली कुक्ड एंड प्रॉपरली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टिल पेशेंट। वहां कहीं बीच में कंटेमिनेशन या कोई इन्फेक्शियस एजेंट का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए खाने में, अदरवाइज वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। देखिए, आप लोग वार्ड में काम करते हैं ना, एक खाने वाला आता है कि पेशेंट को खाना दे रहा है, देता है ना, वो हर हॉस्पिटल में रहता है ना, फूड सप्लाई, है ना। इस फूड सप्लाई में पता चला कि पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है ना, लेकिन थ्रू फूड चला गया। जैसे आप ही लोग खाना खाते हैं बाहर से, ठीक है, बाहर से कुछ खा के आ गए आपने, है ना, और कुछ देर बाद आपको वॉमिटिंग, डायरिया होने लगता है ना, ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ फूड, है ना। वही सेम थिंग आपके यहाँ पे तो नहीं हो रही है ना। द सेफ वाटर, मैडम ने कहा कल्चर, गुड, वाटर कल्चर कराना चाहिए, पर कब? मंथली, ओके। मंथली क्यों, वाई मंथली क्यों वाटर कल्चर कराना चाहिए? नहीं मालूम? नहीं, मतलब आप लोगों के दिमाग में यही चीज है कि आपको हर चीज मंथली या वीकली ऐसा क्यों कराना है? सर्विलेंस कल्चर्स आर नॉट रिकमेंडेड एनी मोर। सर्विलेंस कल्चर्स मतलब जो हम रूटीन बेसिस पे बस अपने डस्ट स्वैब्स लेते हैं ओटी से या वाटर कल्चर कराते हैं, वो पॉलिसी में नहीं है। दे आर नॉट बीइंग रिकमेंडेड बाय नेशनल पॉलिसी मेकर्स। हमको सिर्फ कहीं पर अगर हम आउटब्रेक सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस ही कंडीशन में ये सर्विलेंस कल्चर्स करवाना है। सपोज यू आर फाइंडिंग एन नंबर ऑफ पेशेंट्स इन योर वार्ड ऑफ सिमिलर नेचर, एक से आपको सडनली डायरिया के पेशेंट्स मिलने लगे, है ना, या एक से आपको कुछ ऐसे इन्फेक्शन के केसेस मिलने लगे, सडनली आपके बहुत सारे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एमआरएसए के मिलने लगे, ठीक, या सडनली आपके एसएसआई जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस हैं पोस्ट सर्जरी, उनका इंसिडेंस बढ़ने लगा। तो वी जस्ट नीड टू हैव एन आई ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शंस एंड देयर बेसलाइन रेट्स। अगर वो बेसलाइन रेट से हमारे इन्फेक्शंस के रेट्स बढ़ रहे हैं, then we have to go for a root cause analysis, and in this process of this root cause analysis we have to go for outbreak investigation। हम उसको outbreak consider करके outbreak investigation के process में इन सब cultures को करेंगे। रूटीन में डस्ट स्वाब लेकर के भेजना और कल्चर करना is not recommended anymore, right? या रूटीन में वाटर सैंपल्स लेकर के उनको भेजना is not recommended anymore, right? There is a controversy. We also had a discussion regarding this thing when we were at Bhopal for this thing. Ki NABH people and all those people who are coming for audit, they are asking for these reports, and then we are in a fix ki what to do. So they said ki you can show this guideline, you can show these policies to the auditors, ki we are following these protocols and we are following these policies, and that is why we have stopped sending these routine cultures. So we shall discuss this thing in our HICC. We shall discuss this thing with our superintendent and dean also, and we'll definitely take them in institutional policy, right? Food and drinking water is safe for patients. We are not going there. मैडम ने कहा क्या पर्टिकुलर आउटब्रेक तो नहीं है मैम। सर, अब वी आर पोस्टेड इन वार्ड, तो हमें नहीं पता कि वो वहाँ नहाया है कि नहीं। द पर्सन हु इज कुकिंग द फूड, जैसा अभी मैडम ने बताया कि प्रॉपरली कुक्ड फूड हो, सब चीजों के SOPs हैं, सब चीजों का ऑडिट होना चाहिए,
there should be some supervisors for these things, some random check should be there. उन सब चीजों के बेसिस पे कि खाना साफ सफाई से बन रहा है कि नहीं, किचन का साफ सफाई मेंटेन्ड है कि नहीं, जो आपका रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो गुड क्वालिटी है कि नहीं. देन कुक होने के बाद ऐसा नहीं कि सुबह का बना पड़ा शाम को आ रहा है, सुबह का बना सुबह ही सर्व हो. जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके पहले प्रॉपर पैक हो, ढक के ट्रांसपोर्ट हो, ट्रॉलीज में आए, हाथ डाल के सर्व नहीं करें. आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो देयर कुड बी अ चेकलिस्ट फॉर दैट, राइट. सो इट्स घर में आप कैसे इंश्योर करते हो कि कल्चर कराते हो क्या? पानी का, खाने का कल्चर कराते हो? घर का खाने का कितने नहीं कराते हो ना. तो हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी? यू इंश्योर द क्वालिटी बाय दीज मैम, प्रोसेस. जब वो वार्ड में ला रहा है तभी हम देख रहे हैं ना, मतलब उसका नहीं जो नहीं, बैग वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जी जी. One dietitian is needed and one supervisor kind of person is also needed for kitchen. So they have to supervise the kitchen process also. So that's what I'm saying. So these are to be supervised processes. That is it. तो आप वार्ड में पोस्टिंग होकर के आप इस चीज को इंश्योर नहीं कर पाएंगे. आप सिर्फ उस प्रोसेस को इंश्योर कर पाएंगे कि जो आपके सामने हो रहा है ना. Previous slide. Okay, the microbiology department, very important role. The role of mainly the responsible of the identification of the organism and confirm and given the different type of antibiotic for that organism, either sensitive, either resistance. Okay, this is a properly give the report of by the microbiology department. है ना. The properly guideline for safe laboratory practice, हमें बकायदा safe laboratory practice करना है ना. This is a guideline making by the these clinical microbiology department. Then the conduct the surveillance of the healthcare associate infection. Then the communicable prompt for the suspected for the different type of outbreak. है ना. ये सब वहीं से पता चलेगा. तो this is the responsibility of the microbiology department as the microbiologist. The role of doctor, again very important. This is the three head. Another one is the doctor. Every doctor, the individual responsibility for the different department, like the provide the level of these different unit for IPC and the given the properly treatment for the quality of the treatment for the patient, notify the infection, different type of infection, this is notified by the doctor. है ना. वही देखेगा कि पेशेंट आ रहा है किस टाइप का इन्फेक्शन लेके आ रहा है, कहीं कंटेजियस तो नहीं है, एक दूसरे को फैल तो नहीं रहा है. ठीक है, ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर. ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है, कौन सी नहीं देना है. अनदर पहले कहा था फार्मासिस्ट ड्रग सप्लाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. है ना, एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है आपका फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल में, है ना. उसके पास पूरे हॉस्पिटल की ड्रग्स की सप्लाई आती है. कहने का मतलब है चाहे मेडिसिन वाले डॉक्टर ने लिखा हो, ऑर्थोपेडिशियन लिखा हो, सर्जन ने लिखा हो, कैंसर ड्रग लिखा हो, उसके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन सी ड्रग ज्यादा सप्लाई हो रही है. ऐसा तो नहीं है एक सेशन में एंटी फंगल ड्रग बहुत ज्यादा चली गई है, एंटीबायोटिक कम हो गई है, या पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा चली जा रही है. तो वहां से वो रिकॉर्ड मिलता है, वहां से पता चलेगा कि आपका हॉस्पिटल में कौन सी ड्रग ज्यादा अप्लाई हो रही है ना. रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, वहां से सब रिकॉर्ड आ जाता है. लेकिन अपने यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मल्टीपल फार्मासिस्ट ना. हॉस्पिटल के अलावा हम बाहर से ड्रग ले आते हैं तो हमें बाहर का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है. दिस इज द प्रॉब्लम. बट हमें ये करना है इस चीज के लिए. नर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, नर्स पूरा स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में कंट्रोल होता है नर्सिंग स्टाफ का. दिस प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग जितनी हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग देना, बात करना, है ना. जो ट्रेन नहीं है स्टाफ उसको ट्रेन करना, है ना. प्रॉपरली टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग अरेंज करना, है ना. तो ये सब चीजें नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में आती है. ठीक है, ओटी की क्लीनिंग कैसी हुई है, जितनी आप सब बात कर रहे हैं वो सब नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में. देन द इंचार्ज यूनिट, है ना, अलग अलग इंचार्ज, एक वार्ड की नर्स अलग है, सेकंड वार्ड की अलग है
है ना, यूनिट की अलग अलग हेड है, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना, है ना, पूरा आईपीसी प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. दिस इज अ मॉनिटरिंग फॉर योर इंडिविजुअल इंचार्ज. लिंक मैसेज, है ना, एक हेड ही यूनिट पूरा नहीं काम कर सकते, उसके अंदर में अलग अलग रहते हैं, आपकी कैटेगरी हिसाब से अलग रहते हैं ना. वर्ड यूज करते छोटू, है ना. ठीक है, तो वही सब चीजें आपको देखना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि नया स्टाफ आता है, उनको प्रॉपरली पता नहीं रहता, तो यू कैन मॉनिटर दैम, है ना, प्रॉपरली लगा रहे कि नहीं. शुरू शुरू में आप खूब डांटते हैं कि इंट्राकैथ लगाते नहीं बन रहा है, वो तो नया आया है, उसको कहाँ से आपको सिखाना पड़ेगा उस चीज के लिए, है ना. तो पहले आप ट्रेन हो जाए तब उसको आप सिखा सकते हैं. तो यही सब चीजें होती है. नेक्स्ट बात करें CSSD, है ना. तो दिस इज द सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट और अदर स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट. तो जितना आपको मटेरियल यूज करना है वो प्रॉपरली स्टलाइज होना चाहिए. तो दिस इज अदर सेक्शन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द HIC. द CSSD मैनेजर, ऐसा तो नहीं है कि सॉइल मटेरियल प्रॉपरली स्टलाइज नहीं किया है. जैसे ऑटोक्लेव वर्ड यूज करते हैं ना, तो मेनली यदि बड़ा है तो आप हॉरिजेंटल यूज करते हैं, वैसे आप वर्टिकल यूज करते हैं, है ना. तो दिस इज द कैपेसिटी, है ना. प्रॉपरली यदि एक हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव की कैपेसिटी यदि उसका 10 या 20 kg का है, तो आप उसमें 30 kg नहीं डाल सकते मटेरियल. ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉपरली आप ऑटोक्लेव टेप यूज करिए. ठीक है, उसके हिसाब से पॉली मटेरियल स्टलाइज हुआ है कि नहीं हुआ, देन यू कैन सप्लाई देम. लॉन्ड्री सर्विसेज, लिनेन, पता चला कि ब्लड सॉइल लेने नहीं, आपने एक पेशेंट से लेके दूसरे पेशेंट को बचा दिया, है ना. ओटी में बहुत होता है, बोले एक पेशेंट लेटा हुआ है, क्या हो गया, दूसरा लेट जाएगा, काम चल जाएगा. ठीक है ना. तो वो चीज नहीं करना है, ऐसे ही आपके वार्ड में करना है ना. लिनेन इज प्रॉपरली क्लीन विथ स्टरलाइज. हाउसकीपिंग सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे. देन द बिल्डिंग मेंटेनेंस, है ना. पता चला कि आपका वार्ड है, चारों तरफ से ह्यूमिड है, फंगस लगी हुई है ऑलरेडी, है ना. आप पेशेंट लेटा हुआ है, ओटी में अक्सर होता है देखने ना कि ग्राउंड नीचे है ना, तो वहां पर डस्ट है कुछ है, तो उसको आपको देखना है, क्लीन करना है एक्चुअली ना, है ना. बारिश के समय में बहुत ज्यादा कंप्लेंट होती है. सपोज जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ऑलरेडी आपके ओटी में ना, जनरली एग्जॉस्ट डक्ट, है ना, ओटी क्लोज रहती है आपकी, है ना. तो उसके एग्जॉस्ट क्लीनिंग हुई कि नहीं, हैपा फिल्टर प्रॉपरली क्लीन हो रहे कि नहीं हो रहे, है ना. अदरवाइज वहां से बैक्टीरिया इकट्ठे होंगे और वो फिर पेशेंट को इन्फेक्ट करेंगे. तो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टू द ओटी. IPC मैनुअल, properly guideline, properly training of all the HICC member. जितने मेंबर हैं उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग हो, हर चीज यूज हो, टाइमली अपडेट रहे, है ना. नई गाइडलाइन आती है, कहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, यू कैन प्रॉपरली अपडेट विथ कंटिन्यूएशन CME प्रोग्राम्स. एंटीमाइक्रोबियल स्टेरॉइड प्रोग्राम, है ना, प्रॉपरली मेकिंग द एंटीबायोटिक फॉर द रिस्पेक्टिव hospital with the support of national guideline as well as the state guideline. National guideline, उसके बाद की state guideline. Then you can prepare with the your own guideline with the support of them. Educational, आप बिना एजुकेशन और स्ट्रेटजी प्रोग्राम के बिना आप कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. यू कैन डू द दिस एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी मेकिंग फॉर द ऑल दिस थिंग. Now, risk assessment and risk management. जो भी आप प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उससे एसोसिएट डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क हैं. जैसे अभी मोस्ट कॉमनली जो वर्ड यूज होता है नेडलिस्टिक इंजुरी, मोस्ट कॉमनली. तो यू कैन असेस द व्हाट इज द रिस्क, उससे क्या क्या हो सकता है. दिस इज अ रिस्क असेसमेंट. यू कैन असेस, उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना है. रिस्क है प्रॉपरली, नेडलिस्टिक इंजरी होगी तो आपको बहुत सारी चीजें हो सकती है ना. डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस, मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस B, HIV, ठीक है,
है ना, हेपेटाइटिस सी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके निडलिस्टिक इंजरी से हो सकती है, इन्फेक्शन से, तो आपको असेस करना है, देन उसको मैनेज करना है। तो एक लिटिल एक्सरसाइज है, रिस्क असेसमेंट स्टेप। ओके, तो फर्स्ट द आइडेंटिफाई द हैजार्ड, नेक्स्ट इज इवैल्यूएट द प्रॉब्लम, है ना, जो प्रॉब्लम है उसको इवैल्यूएट करना है कि कैसे आया हुआ है, ठीक है, वो माइट टू बी हार्म एंड हाउ, है ना, कौन हार्म हो सकता है और कैसे हो सकता है। देन कैटेगरीज, है ना, किस कैटेगरी में उसको अपने डिफाइन किया हुआ है। देन रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, विदाउट रिकॉर्ड नथिंग, तो यू कैन रिकॉर्ड देम एंड इम्प्लीमेंट विद द प्रायोरिटी बेसिस। देन रिव्यू and risk and evaluate of these success of this different type of intervention. Now categories for IPC risk, the high, medium or low depending on the severity of the consequence of the particular hazard, है ना, वो low है, medium है, high है, depend करेगा। Then the risk not wearing the gloves, obtaining the blood sample, ये बोला था ब्लड सैंपल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, लो रिस्क है बट रिस्क है। देन द मीडियम रिस्क, हैंडलिंग द पेशेंट सेंट्रल वेनस कैथेटर विदाउट परफॉर्मिंग द हैंड हाइजीन, दिस इज अ जस्ट एग्जांपल, दिस इज इनटू द कैटेगरी ऑफ मीडियम रिस्क। देन हाई रिस्क, क्लिनिशियन परफॉर्म द एनी प्रोसीजर विदाउट एसेप्टिक प्रिकॉशन, विदाउट आपने कोई भी एसेप्टिक अप्लाई किया तो दिस इज इन high risk, in most commonly the surgeon surgery. अब एक ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, इस चार्ट में all this thing कि infection event कैसा हुआ है, we can provide the given the numbers 1 to 5 or this is a category 1 2 3, you can define the numbers like this, the high, medium and low, look there, the occurrence, how like you this occur. So if you can given the number is 3, means this is a high risk. Number 2 is medium and low risk, and this is again the consequence level, the harmful, again give the number. So this is a number is 0 1 2 3, and you can assess the score of that, either the highest priority action or medium or low. Most commonly the needle-stick injury in the hospital, the most common. So this is a step of risk, like first the identify the hazard, evaluate the problem, category the risk, assess the likelihood of the occurrence, then the determine of implementation and manage the that needle-stick injury risk, and then the monitor risk, evaluate the success or your intervention. So just what do like this. First, identifies the high rate of needle-stick injury among the staff. This is what I meant when I said कि even if this is a fresh needle and you are getting an injury, this should be documented. मान लीजिए 10 हमारे पूरे स्टाफ में नीडल स्टिक इंजरीज हुई पूरे महीने में, उन 10 में से भले ही वो 6 फ्रेश नीडल से थी, but that is indicating towards a high risk behavior. Okay, so we need to look into it and we need to, so that is identification of hazard, that is a part of that. Make this type of chart, and you can record it, all this thing. Next, the hand hygiene particular need. This is just example for surveillance. Like the identification hazard, evaluate, you can making the all this thing. You can making this type of chart and you can report it. Then also this again the risk assessment and risk management, the making a chart, IPPC implementation, which are into the high level, medium level or low level. This is the when and how the IPC risk assessment conduct. During the establishment of the healthcare services, apply the standard procedure, transmission-based precaution, HAI surveillance, cleaning, laundry, all where you can apply this thing.
देन द प्रॉब्लम विद द आईपीसी इन द प्रैक्टिस पॉलिसी रिलेटेड. हो सकता है कभी पॉलिसी में कुछ, दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड, आपने टाइप ही किया है, कोई हैंड रिटन नहीं लिखते हैं ना, पॉलिसी में कहीं कुछ मिस हो गया है, आपने उसको किया है, यू कैन ऑल्सो गिवन टू द योर हाई अथॉरिटी कि यहाँ पे ये मिस्टेक मुझे दिखी हुई है ना. ये सब जगह अप्लाई होता है कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, हमने बताया, बैठाल के लिखा दिया, दिस इज गिवन बाय द, है ना, कि द क्लर्क, है ना, टाइपिंग किया, है ना, साइन हो जाते कभी कभार, ठीक है, लेकिन अब जब उसको पढ़ते हैं अपनी जगह पे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन रेक्टिफाई ऑल दिस थिंग. एनुअल एक्शन प्लान, ठीक है, जितना होता है आपको ईयरली एनुअल उसको रिव्यू करना पड़ता है ना. एवरी ईयर सेम एंटीबायोटिक इज नॉट, बट जनरली 2 to 3 years मोर देन सफिशिएंट, बट एनुअल यू कैन रिव्यू द ऑल दिस थिंग ना, क्योंकि हमारा एनुअल सपोज द 1st January to 31st December, है ना, हाउ मेनी निडल स्टिक इंजुरी इज कंडक्टेड इन दैट ईयर, है ना. सपोज लास्ट ईयर हमने ये असेस किया एक साल में कि हमारी निडल स्टिक इंजुरी की 10 to 20 थी, विद इन द 10 to 20, है ना, तो हमने उसको इम्प्लीमेंट किया कि लास्ट ईयर के असेसमेंट में हमारी 10 से 20 तक के निडल स्टिक इंजुरी थी, तो हम नेक्स्ट ईयर में उसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो निडल स्टिक इंजुरी हुई थी. तो ये आपका नेक्स्ट ईयर का एक्शन प्लान हो जाएगा कि उस रिस्क को हम कम कैसे करेंगे. मल्टी नोडल अप्रोच, मल्टी मॉडल अप्रोच, एजुकेशनल ट्रेनिंग, ऑल दिस थिंग जितनी अपन बात कर रहे हैं, है ना, सब डिपार्टमेंट मिला के मल्टी मॉडल अप्रोच ना. सब जगह अपन देखेंगे कि हर जगह की प्रॉब्लम आप देखेंगे, असेस करेंगे, है ना. हो सकता है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की अलग प्रॉब्लम हो, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की अलग प्रॉब्लम हो, सर्जरी की अलग हो, मेडिसिन की अलग हो, है ना. हमें सब कैटेगरी को लेके उसको फिर अप्लाई करना है. ऑडिट कंपलसरी, देन फीडबैक, है ना. आपका फीडबैक हर जगह वेरी इंपॉर्टेंट है. हमने जो पढ़ाया है, अभी फीडबैक भी आएगा आपका, पढ़ाया है इसमें कुछ इंप्लीमेंट कर सकते थे या कुछ करना है, वैसी हर चीज का आपको फीडबैक जरूरी है कि हमने जो चीज प्रोसीजर अप्लाई करी है तो उसका फीडबैक लेना जरूरी है. दिस इज अ improve for the our program. Now this is a summary for the last about the 1 hour session. This is the well organized IPC program, function properly for the HICC. Then again the facility must develop the IPC manual. Then the key stakeholder of the IPC program, infection control officer, infection control nurse, then the hospital administration, then the microbiologist, complete with the microbiology department, then the leadership of a doctor, pharmacist, nursing staff, including the different type of department like CSSD, SSD, laundry, housekeeping, servicing, maintenance department, then the risk assessment, management, and very important, implement. पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको सब चीज पता चलेगी, अदरवाइज तो पढ़ के हर कोई आता है और चला जाता है. यू कैन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट. देन लास्ट, एनी क्वेश्चन?